किसी दोस्त के कहने के बाद, टीवी पर ऐड देखने के बाद या खुद से ही अगर आपने भी म्यूचुअल फंड और एसआईपी में हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लाखों और करोड़ों का लॉस होने वाला है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप 5 साल के बच्चे से भी पूछोगे ना कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, वो भी सबसे पहले म्यूचुअल फंड का ही नाम लेगा। क्योंकि टीवी पर, इंटरनेट पर हर जगह एडवर्टाइजमेंट ही इतना कर दिया गया है। लेकिन क्या आप सिर्फ पूरी जिंदगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से अमीर बन जाओगे? जिन पैसों को कमाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, क्या उन पैसों को आंख बंद करके किसी फंड में डालते रहने से क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे? जब आपको टीवी पर म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है तो उसके बाद ये कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है। तो जब म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी स्टॉक्स की तरह मार्केट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होते हैं, तो जैसे आप स्टॉक्स को सेल या बाय करते हैं तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड को भी सेल और बाय करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, म्यूचुअल फंड को कब सेल करना चाहिए? व्हेन टू सेल म्यूचुअल फंड। लेकिन म्यूचुअल फंड के ऐड में कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड सही है। हाँ, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन किसके लिए? आपके लिए या फंड मैनेजर के लिए? इसे हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये मान लेते हैं कि किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड है, उसने पिछले 1 साल में 35% या 40% का रिटर्न दिया है। लेकिन आप ऑलमोस्ट कोई भी फंड उठाकर देख लीजिए, 1 साल या 2 साल कोई फंड 30% या 40% का रिटर्न देकर आउट परफॉर्म करता है, लेकिन फिर उसके रिटर्न कम होते चले जाते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उसी फंड के एवरेज रिटर्न 18% या 20% या उससे भी बहुत कम 15% तक भी देखे गए हैं। तो जब वो फंड 35 या 40% रिटर्न दे रहा था, अगर आप उसे तभी सेल कर देते और अपने इन्वेस्टेड अमाउंट और प्रॉफिट दोनों को किसी नए फंड में दोबारा इन्वेस्ट करते, तो लॉन्ग टर्म में जो आपको रिटर्न 18% या 20% मिल रहा था, आप उसे 30% या 35% तक रिटर्न ले सकते थे। इसलिए जब आपको हाई प्रॉफिट हो रहा है, आप उसे कम मत होने दीजिए, उसे री इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप 20 साल, 30 साल या हमेशा अगर किसी एक फंड में इन्वेस्टेड रहोगे तो आप ऐसे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। क्योंकि अगर आपका गोल 30 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करने के बाद भी 1 करोड़ या 2 करोड़ कमाने का ही है, तो ऐसे करोड़पति होने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उस 1 करोड़ की वैल्यू 30 साल बाद कुछ लाख रुपए से ज्यादा नहीं होने वाली। इसलिए ऐसे इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपके पास इतने पैसे आ जाएं कि आपको अपनी जरूरतों के लिए खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े, जिसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। क्योंकि मार्केट तो फ्लक्चुएट करेगा ही, और ऐसा समय कई बार आएगा कि जब मार्केट अपनी पोजीशन से पिछले 4 साल, 5 साल या 6 साल वाले लेवल्स पर वापिस आ जाएगा। ऐसे में आपने जो भी हायर प्रॉफिट अर्न किए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट से 30% या 40% का रिटर्न ले रहे हो, तभी उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लो और फिर दूसरा कोई फंड देखो जो आपको फिर से 30% के आसपास का रिटर्न दे सके। तो अब आप कहोगे, आपने ये तो बता दिया कि सेल कब करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि म्यूचुअल फंड बाय कब करना है और कैसे करना है। तो हाउ टू बाय म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड को या स्टॉक को परचेज करते हुए 90% लोग जो गलती करते हैं वो है हिस्टोरिक रिकॉर्ड। वो लोग ये देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में या 3 साल में 38% का रिटर्न दिया है या 42% का रिटर्न दिया है, इसका मतलब ये म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो पिछले रिकॉर्ड को देखकर डिसीजन बना लेते हैं। एसबीआई बैंक के स्टॉक ने पिछले 1 साल में 43% का रिटर्न दिया है, तो लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं। या फिर चलो कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं। एक स्टॉक है सुदर्शन केमिकल्स। इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में 103% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 219% का रिटर्न दिया है, मतलब 26% का CAGR। तो इसका मतलब इससे अच्छा तो कोई स्टॉक ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा? क्या मैं अपना घर, गाड़ी सब बेच के सारे पैसे इस स्टॉक में लगा दूं? नहीं, ये बिल्कुल गलत लॉजिक है। और यही सेम स्ट्रेटजी लोग म्यूचुअल फंड बाय करने में भी करते हैं कि सिर्फ हिस्टोरिक डेटा को देखते हुए लोग अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजंस बनाते हैं। वैसे तो किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले पूरी एनालिसिस करनी चाहिए और उस एनालिसिस में बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं वो सभी पैरामीटर्स और स्ट्रेटेजी यहाँ डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए एक बेसिक स्ट्रेटजी देखते हैं, लेकिन सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को लेकर ही अपना बाइंग डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये ICICI बैंक का पिछले 5 साल का ग्राफ है जिसमें कंटिन्यूअस लीनियर ग्रोथ है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बीच बीच में कुछ डिप्स हैं, मतलब डाउनफॉल्स हैं। तो अगर आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखेगा कि कुछ पॉइंट्स पर इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, मतलब आपको ये स्टॉक उस टाइम डिस्काउंट्स पर मिल रहा था, या हम कहें अपनी वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहा था। और यही बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्योंकि जब कोई स्टॉक कंपनी के सभी फंडामेंटल्स ठीक होते हुए भी अंडर वैल्यू पर रन करता है, इसका मतलब कुछ टाइम के बाद वो वापस अपनी वैल्यू पर आ जाएगा। और जहां ग्राफ
लाइन ऊपर है, वहाँ हमें बाय करने से दूर रहना चाहिए क्योंकि उस टाइम स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है। हाउ मच यू आर पेइंग टू मैनेजर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स को कितना पे करते हो। अब आप कहोगे मैं जब म्यूचुअल फंड बाय करता हूँ तो मैं तो कोई एडिशनल चार्जेस और फीस पे नहीं करता म्यूचुअल फंड बाय करते हुए, लेकिन आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है म्यूचुअल फंड्स का, और इसकी वजह से आप ना सिर्फ अपने पैसों को वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी जिंदगी के वो 30 या 40 साल वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आप अपने पैसों को कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों? इसे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और इंडेक्सेस में कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होती है। एक्चुअली इंडेक्सेस 3 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स और लार्ज कैप इंडेक्स। लार्ज कैप इंडेक्स में फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का कलेक्शन होता है। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, लेकिन कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं? कुछ लोग होते हैं जो अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं, उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट में मिनिमम रिस्क हो या बिल्कुल रिस्क फ्री हो। वैसे तो रिस्क फ्री सिर्फ बैंक में एफडी ही होती है, लेकिन बाकी सबसे कंपैरिजन में लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स में सबसे कम रिस्क होता है, इसलिए स्टार्टर्स को लार्ज कैप जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें इंडिया की टॉप 50 और बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति, टाटा, L&T। अब ये जो कंपनीज हैं ये इतनी बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज हैं, ये एकदम से या एक दिन में तो बंद नहीं हो सकती। सेकंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे तो हाई रिटर्न चाहिए, ये लार्ज कैप इंडेक्स के 11, 12 या 13% की रिटर्न से मेरा गुजारा नहीं होगा। तो कई बार ये लोग गलती करते हैं कि ये सीधे फंड मैनेजर के पास जाते हैं कि ये लो मेरे पैसे और आप इन्वेस्ट कर दो, मुझे ज्यादा रिटर्न बना के दो, और वो फंड मैनेजर भी क्या करता है, वो सीधा लार्ज कैप एक्टिव फंड्स में ही आपके पैसे इन्वेस्ट कर देता है। अब प्रॉब्लम ये है, हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 75% से ज्यादा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को, मतलब निफ्टी 50 या सेंसेक्स को भी बीट नहीं कर पाते, उनसे भी कम रिटर्न्स देते हैं। और अब ये थर्ड कैटेगरी जो होती है, ये उन लोगों की होती है जो कहते हैं हमें तो बस म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसा कमाना है, हम बाकी चीजों को नहीं जानते। तो ज्यादा पैसा दैट मींस हाई रिटर्न बट हाई रिस्क। हाई रिटर्न बट हाई रिस्क फंड्स या कंपनीज कौन सी होती है? भाई कोई छोटी कंपनी है जो अभी तो अच्छा कर रही है, लेकिन कभी कोई अनसर्टेनिटी आ गई, मान लीजिए रिसेशन आ गया या कोविड आ गया, तो इन कंपनीज को बंद होने में भी ज्यादा देर नहीं लगती, इसलिए इनमें रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन कभी इन कंपनीज को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया या सिर्फ एक न्यूज ही मार्केट में आ गई कि कोई XYZ इन्वेस्टर एक बहुत बड़ा अमाउंट उस स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, ऐसे में इन कंपनीज का स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। और यहाँ तक अगर निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ता है तो ये 300 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, मतलब वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए ऐसे लोग स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप निफ्टी 100, जिसमें 100 स्मॉल कैप कंपनीज का कलेक्शन होता है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि अप्रोक्सीमेटली 50% स्मॉल कैप कंपनीज एक इकोनॉमिक स्लोडाउन को भी फेस नहीं कर पाती और बैंकरप्ट हो जाती है, इसलिए इनमें रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी ज्यादा रिटर्न के लिए अगर स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना ही है तो स्मॉल कैप निफ्टी 250 में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इस फंड में नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा है और आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो जाती है और थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। लैक ऑफ रिटर्न ट्रैकिंग बाय फंड मैनेजर्स। इंडिया में जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग से रिटर्न मिला है वो अप्रोक्सीमेटली 12% CAGR के हिसाब से मिला, लेकिन अगर स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 16% CAGR है एज पर लास्ट 20 ईयर्स हिस्टोरिक रिकॉर्ड। अगर आपने 25,000 हर महीने SIP करी तो 12% के अकॉर्डिंग आफ्टर 30 ईयर्स आपके पास होंगे 8.82 करोड़, मतलब 9 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते हैं और आपको 16% के रिटर्न मिलते हैं तो 30 साल के बाद आपके पास होंगे 22 करोड़। लेकिन जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर म्यूचुअल फंड पे मुझे 30% या 40% का रिटर्न मिल रहा है तो उसे सेल करके फिर दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो मुझे फिर से उतना ही रिटर्न दे सकता है। ऐसे ही अगर आपने 30% या 40% का रिटर्न अर्न किया और हाई रिटर्न पर सेल करके दोबारा बाय किया और ऐसे ही आपने 30 साल तक किया, जिससे आपका कभी रिटर्न 30% तो कभी 25% और कभी 35%, तो हम मानते हैं कि आपने 25% का एवरेज रिटर्न अर्न किया है 30 साल में। तो उस केस में क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हर महीने 25,000 इन्वेस्ट करके अगर 25% का रिटर्न मिलता है तो 30 साल के बाद आपके पास होंगे 204 करोड़ रुपए, और इतने पैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और वर्ल्ड टूर करने के लिए काफी होता है। लेकिन यही 25% अगर 30% होता तो ये हो जाएगा 743 करोड़, 743 करोड़, जो आपके लिए, आपकी अगली जनरेशन के लिए भी काफी है। इसलिए म्यूचुअल फंड को शेयर की तरह सेल और बाय करते रहना चाहिए। कमीशंस टू फंड मैनेजर। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने वीडियो में बात म्यूचुअल फंड की शुरू करी, लेकिन मैंने टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड्स और इंडेक्स फंड के बारे में बताया। एक्चुअली
ये फंड्स दो टाइप के होते हैं। एक्टिव फंड, जिनमें किसी फंड को फंड मैनेजर मैनेज करते हैं और आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हो उस फंड में ये मैनेजर आपकी दिए हुए पूरे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। ये उसमें से अपनी फीस और बाकी चार्जेस काट लेते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 1% या 2% तक होते हैं, जो बहुत हाई है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक्चुअली जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट अर्न होता है, ये उसमें से भी 20% या 25% तक का कमीशन ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, तो ये रियलिटी में सिर्फ 98,000 ही उसमें से इन्वेस्ट करेंगे। 2% की फंड मैनेजर फीस काट लेंगे। और अगर 98,000 पर आपको 10% का रिटर्न मिलता है 9,800 रुपए और कमीशन ये काटते हैं 20%, तो आपके पास सिर्फ आएंगे 5,840 रुपए। तो आपके पास टोटल वैल्यू होगी 1,05,840 रुपए और आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 1 लाख रुपए, जबकि आपके पास रिटर्न आना चाहिए था 10% के हिसाब से 1,10,000 रुपए। लेकिन इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं है। एक्चुअली इंडेक्स फंड पैसिव फंड्स होते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमल होती है और इसलिए इसमें बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन ध्यान से कीजिए। किसी के कहने से या किसी एडवर्टीजमेंट में बहक कर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। वीडियो में मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस या स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये कंटेंट सिर्फ मेरे पर्सनल थॉट्स हैं कि मैं कैसे चीजें हैंडल करता हूँ। ये उसी का रिफ्लेक्शन है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं या मेरे कंटेंट किसी भी फाइनेंशियल आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।